हे गाइस, आई एम हर्ष मिश्रा एंड यू वाचिंग स्टडी विथ हर्ष। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट गेट्स गाइस, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री गाइस सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री बनी क्यों, है ना, इसको हम यूज कैसे करते हैं और आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए गाइस, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था मनोज, वो क्लास 10th का एक लड़का था, ठीक है, क्लास 10th का स्टूडेंट था। वो एक दिन गया कुतुब मीनार को विजिट करने। तो वो कुतुब मीनार को विजिट करने गया, तो वो यहाँ पास से देखता है, मतलब जमीन पे खड़े होकर एकदम कुतुब मीनार के टॉप की ओर देखता है। और तभी उसके माइंड में एक वो आता है, ख्याल आता है कि क्या मैं यहाँ से लेके कुतुब मीनार के टॉप तक की, क्या उसका मैं एंगल मेजरमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं लेंथ को डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकता हूँ। तभी वो जाता है और तभी वो एक चीज मेजर करता है। ठीक है, लेट सपोज हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया फिगर, ठीक है। ये आपका हो गया कुतुब मीनार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कुतुब मीनार, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, आपका यहाँ पास खड़ा है मनोज, ठीक है। अब वो यहाँ पास से अपने जहां पास वो खड़ा है, ठीक है, जहां पास मान लीजिए खड़ा, ठीक है। अब यहाँ पास से वो यहाँ तक की तो डिस्टेंस वो मेजर कर लिया और कुतुब मीनार की हाइट उसने गूगल से निकाल ली। लेकिन अब अब उसको करना क्या था, वो यहाँ से जब मैं देख रहा है तो अब उसको यहाँ से टॉप से यहाँ तक की डिस्टेंस को फाइंड करना था और जो एंगल बन रहा है उसको फाइंड करना था। तो उसके मन में अब यही ख्याल आया, तो बस यही चीज को मेजर करने के लिए, बस ये एंगल और ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ये चीज है। तो अभी हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज कैसे करते हैं। तो देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री है ना, देखिए सिंपल है। यहाँ पास आपने एक चीज देखी कि यहाँ पास जब हमने कुतुब मीनार को बनाया, ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम सारी डिस्टेंस को रखें तो आप यहाँ पास क्या देखेंगे, यहाँ पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल है गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल एक बन रहा है ना। एक ये बिल्डिंग हो गई, कुतुब मीनार हो गया, एक ये लैंड हो गया जो कि हमारा लैंड हो गया, और ये हो गया एक लंबाई जो कि एयर में डिस्टेंस हो गया टॉप तक देखने का, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मनोज का विजन हो गया कि वो उतना दूर तक देख रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग है हम उसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, है ना। हम उसको क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर कह देते हैं, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो लैंड है इसको हम क्या कह देते हैं, बेस, है ना। अब जो उसका वो जा रहा था विजन, जो कि वो ऊपर तक देख रहा था, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। ये जो क्या है, साइड का नाम है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम मैथ्स की, है ना, अगर हम मैथ्स के देखें, मैथ्स लगा के, तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये फिगर बन रहा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोचिए, राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री क्यों रिलेटेड होती है। देखिए गाइस, अगर मैं कोई भी ट्राइंगल बना दूं, देखिए यहाँ पास मैं बना देता हूं ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पास अगर कर दूं, 20 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो से टेढ़ी हो गई लाइन। यहाँ पास से 20 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप क्या देखेंगे, ये ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पास परपेंडिकुलर कर रहे तो सिंपल है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। इसीलिए ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया। तो अब देखिए यहाँ पास, अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे करी जाती है। अब हम यहाँ पास देखते हैं जो परपेंडिकुलर, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पास उसने देखिए गाइस मेजरमेंट निकालते हैं। अब ये जो बेस है, यानी कि यहाँ पास जो ये जो बेस है ना, आपका जो बेस है यानी कि सीबी, ये जो आपका सीबी है वो आपका होता है 3 मीटर, ठीक है। क्या होता है, 3 मीटर निकलता है। लेट सपोज अ बिल्डिंग है ना, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका परपेंडिकुलर था वो था 4 मीटर, ठीक है। तो अब वो जो 4 मीटर था, तो आपका ए बी जो हो गया वो हो गया आपका 4 मीटर, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, ए सी,
आपको क्या फाइंड करना था, AC। हम यहाँ पर सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास आपका क्या है AC स्क्वायर, यहाँ पास AC स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, तो AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पास इसकी वैल्यू रख दीजिए AC, हम यहाँ पास कर देते हैं, यहाँ पास अंडर रूट में डाल देते हैं, यहाँ पास हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर को जब हम उधर लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका AB की वैल्यू क्या है 4 मीटर। ठीक है, तो इसका कर दिया आपने स्क्वायर प्लस है ना 4 लिख लेते हैं, यहाँ पास आपने कर दिया स्क्वायर, फिर वहां पास CB की वैल्यू क्या है 3, आपने उसका भी कर दिया स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो आपका ये आएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 जो कि आपका हो जाता है 25। तो अंडर रूट 25 है ना, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 आ जाएगा। क्या है 5 अंडर रूट यानी 25 का ही स्क्वायर होता है 25, तो अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब ये तो आ गया आपका क्या 5 मीटर। ठीक है, उसने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, लेकिन अब क्या यहाँ पास उसने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, लेकिन अब डिस्टेंस तो उसने फाइंड कर लिया, लेकिन अब उसके बाद उसके मन में ख्याल आया है ना, यहाँ पास अब हम लिख देते हैं है ना। उसके मन में अब ख्याल आया कि यहाँ पास जो एंगल बन रहा है थीटा, उसको मैं कैसे मेजरमेंट करूंगा। तो देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, वो होते हैं साइन, कोसाइन है ना, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है गाइस, मतलब सिंपल उसने कह दिया कि अगर मैं बता रहा हूं, ठीक है, कोटेंजेंट है ना, फिर उसके बाद होता है आपका कोसेकेंट और एक हो गया सेकेंड है ना, ये उसने सिंपल है लिख दिया। ठीक है गाइस, अब उसने ये सिंपल यहाँ पास लिख दिया। अब यहाँ पास उसने कहा कि जब मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड करूंगा हाइपोटेनस से, तब मैं उसे साइन कहूंगा। ठीक है, और जब बेस को डिवाइड करूंगा हाइपोटेनस से, तो मैं उससे बेस यानी कि उसको मैं कोसाइन कहूंगा। ठीक है, तो या उसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए। देखिए, उसने से सिंपल यहाँ पास सुनिए, उसने सिंपल कहा जहां पास साइन कोसाइन है, उसने इसको और छोटा कर दिया। यहाँ पास उसने कुछ सब क्या जगह पे यहाँ पास थीटा लगा दिया, जैसे कि हम इंग्लिश में IES लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पास उसने थीटा लगा दिया। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, कॉट थीटा, कोसेकेंड थीटा, यानी इसका हो जाता है कॉस, यहाँ पास कोसेक हो जाएगा है ना, कोसेक थीटा है ना, फिर यहाँ पास हो जाता है आपका, इसका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इतने तक में उसने कर दिया। अब यहाँ पास उसने सिंपल कहा कि यहाँ पास जब मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करूंगा है ना, तब मैं उसे साइन थीटा कहूंगा। जब मैं बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करूंगा तो फिर मैं उसको कॉस थीटा कहूंगा। फिर जब मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड करूंगा बेस से, तब मैं उसको टेन थीटा कहूंगा। और जब मैं कॉट क्या है, जब मैं बेस को डिवाइड करूंगा परपेंडिकुलर से, तब मैं उसे कॉट थीटा कहूंगा। ठीक है, और जब मैं बेस को डिवाइड करूंगा हाइपोटेन्यूस से, तब मैं उसे कोसेक थीटा कहूंगा। और जब मैं हाइपोटेन्यूस को मैं डिवाइड करूंगा बेस से, तब मैं उसे कोसेक थीटा कहूंगा। और जब मैं हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करूंगा परपेंडिकुलर से, तब मैं उसे सेक थीटा कहूंगा। ठीक है गाइस, तो ये उसने रेशियोज बनाए, मतलब ये रेशियोज आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन रेशियोज का मनोज ने यूज किया। ठीक है, अब इन रेशियोज में अगर हम वैल्यू रखें तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर आपका क्या है AB। ठीक है, AB की वैल्यू आपकी कितनी है 4 मीटर। ठीक है, अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूस की कितनी वैल्यू आपकी 5 मीटर। ठीक है, बेस आपका कितना है 3 मीटर, अपॉन में आपका हाइपोटेन्यूस 5 मीटर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपका कितना है 4 मीटर, बेस में आपका हो गया 3 है ना। फिर आपका इसी तरीके से हम यहाँ पास वैल्यूज को पुट कर देते हैं,
तो आपका बेस कितना है 3 है ना, यहाँ पास हो गया 4 और ये आ गया आपका 5/3। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पास देखिए जो हम ये रेशियोज को पढ़ते हैं, जब हम ये जो रेशियोज को पढ़ते हैं तो इन रेशियोज को बनाया ही गया है एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। यानी जो थीटा एंगल बन रहा है इनको मेजरमेंट करने के लिए ही इन रेशियोज को बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम इन रेशियोज की हेल्प से यहाँ पास जो है यूज करते हैं आपके किसको, यूज करते हैं एंगल को फाइंड करने के लिए, एंगल्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पास हम इरेज करते हैं। अब हम साइन थीटा के एंगल को फाइंड करते हैं। ठीक है गाइस, अब आप ये देखिए साइन, देखिए कॉस टेन साइन ये जो है, अब आप ये देखिए कि ये सबका यूज कब और कहाँ होता है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं सॉल्व करने के पहले इसको। ठीक है, तो देखिए साइन को तब यूज किया जाता है जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और कॉस को कब यूज किया जाता है हमारे पास जब बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन को कब यूज किया जाता है जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है, और कॉट को कब यूज किया जाता है तब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस होता है। सिंपल है, जब हमारे पास सिंपल है आपका कोसेक में भी क्या किया जाता है, आपको कोसेक थीटा का भी कब यूज किया जाता है जब आपके पास वो होता है, क्या होता है, जब बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, और आपके पास सेक का कब यूज किया जाता है जब आपके पास हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पास हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है गाइस, 4/5। अब यहाँ पास आप सोचिए कि इससे हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इससे क्या है हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए गाइस, हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा था, है ना, हम ये एक फॉर्मूला तो जानते कि ax इज इक्वल्स टू b/c, तो ये हो जाता है x इज इक्वल्स टू 1/a, यानी कि डिवाइड में हो जाता है तो हम 1/a है ना इज इक्वल इंटू b/c, है ना, क्या हो जाता है वहां जाके क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है, जिसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो जाता है a⁻⁻1 इंटू b/c। तो सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पास भी लगाते हैं। थीटा को ये x की जगह हमने थीटा को यूज किया, तो यहाँ पास हमने लगा दिया थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin इंटू 4/5। ठीक है, ये हमने इसको लगा दिया। अब इसकी जगह पे अगर हम देखें, अब इसको देखें तो ये हो जाता है साइन की पावर -1 इंटू 4/5। अगर अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अगर अब यहाँ पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस थीटा को एंगल को बताएगी। तो अगर हम अब इसको आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है ना, इसको सॉल्व करने पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका एंगल आता है। सो गाइज, अब हम जानते हैं, अभी हमने ये तो जान लिया एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब उसी ट्रिक से आप कॉस और टेन की, मतलब जहां कॉस और टेन का यूज होगा उससे आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मतलब अदर रेशियोज से। ठीक है, अब गाइस अब हम ये जानते हैं, अब हम ये जो रेशियोज पढ़ते हैं, अब इन रेशियोज की आखिर ये वैल्यू जो आई है वो आखिर कैसे आई है। देखिए गाइस, इसके सिंपल एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पास मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है गाइस, क्या लेता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक है ABC। ठीक है, ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC, और एक ही ट्राइंगल हो गया PQR, है ना, फिगर थोड़ा ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, है ना, ये हो गया PQR। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पास क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जी हाँ सिमिलर है। देखिए यहाँ पास जो ट्राइंगल का जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल में सेम होगा। पूछिए कैसे, देखिए
हमें ये तो पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी वो होती है कि यानी जो ट्राइंगल होते हैं उसके अंदर 3 जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। अब वो जो 180 डिग्री होता है उसमें से एक तो 90 डिग्री का हो गया, अब दोनों 45-45 के होंगे, यानी 45-45 के होंगे, तभी यहाँ पास राइट एंगल ट्राइंगल पर राइट एंगल बनेगा, वरना वो राइट एंगल नहीं बनेगा। वो थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर वो तिरछा भी हो सकते, बहुत हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पास ये जो बनता है इसके लिए मैं यहाँ पास कह सकता हूँ कि एंगल आर बराबर होगा एंगल सी के, यानी देखिए ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पास कह सकता हूँ कि एंगल आर, फिगर की बात कर रहा हूँ ट्राइंगल में, रियल लाइफ में अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो उसमें वैल्यूज एंगल्स बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, पर मैं यहाँ पास फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल आर एंगल सी के इक्वल हो सकता है, एंगल पी एंगल ए की इक्वल हो सकता है, और एंगल बी है ना आपका एंगल क्यू के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब मैं यही सेम क्राइटेरिया मैं अगर इस फिगर में लगाऊं, सिंपल है, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, साथ में बस कर दिए हैं इसको, यहाँ पास एक देख सकते हो, यहाँ पास ट्राइंगल है, यहाँ पास इन दोनों का ही ट्राइंगल, देखिए इतना हमने समझ लिया, ठीक है गाइस, इतना है एंगल ए है, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पास इसको एक ट्राइंगल को अलग कर देता हूँ, यहाँ पास मैं ए बी सी को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, है ना, ए बी सी को क्या है थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पास इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है गाइस, इसको हम इरेज कर देते हैं ना। एंगल ए को ले लेते हैं, ठीक है, और एंगल ए दोनों में सेम है, ठीक है, सेम हो गया। एंगल सी आपका बराबर होगा एंगल एम के, ठीक है, और एंगल बी आपका इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, तो इस तरीके इस क्राइटेरिया से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए पी होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, हाफ जस्ट उसका हाफ होगा, क्योंकि बी जो है ए पी का मिड पॉइंट है और सी जो है ए एम का मिड पॉइंट है, तो ये इसका जस्ट हाफ होगा, तो ए बी अपॉन ए पी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं ए सी अपॉन ए एम लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं बी सी अपॉन पी एम लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस, ये आपका यहाँ पास बन गया। अब इसके बाद अगर मैं अब यहाँ पास इतना तो हमने जान लिया, ठीक है। अब इतने के बाद अगर मैं यहाँ पास मैं सिंपल है इन दोनों का आपस में मतलब क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। अब मैं पहले इसका यानी कि मैं ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए एम का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मैं ए बी और ए एम का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है ए एम अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पास मैं साइड्स ट्रायंगल्स में जाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ए एम है, ए एम आपका बेस है और ए पी आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या, और ए सी भी आपका क्या है, बेस है, और ए बी आपको परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बी अपॉन एच, जो कि किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। अब मैं यहीं पास इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पास आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब मैं ए सी और ए पी का करूं, ए बी और ए एम की जगह मैं अब ए सी और ए पी का करूं, तो ए सी और ए पी का जब मैं इंटर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए पी अपॉन ए एम, जो कि आपका जस्ट इसके अपोजिट होगा, आपका होगा एच अपॉन बी, जो कि आपका हो गया कोसेक की वैल्यू, सॉरी सेक की वैल्यू, है ना। यहाँ पास आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की वैल्यू आ जाएगी, है ना, है ना। यहाँ पास आपकी किसकी वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पास गलत हो गया ना, ये रेशियो गलत हो गया, ठीक है गाइस। यहाँ पास सेक ए बराबर होगा आपका बी अपॉन एच, ठीक है, और कोसेक बराबर होगा आपका सॉरी एच अपॉन बी, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, है ना, एच अपॉन बी, ठीक है गाइस। अब इसके बाद यहाँ पास देखें तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक ए की वैल्यू आ गई, मतलब ये रेशियोज को हमने क्या कह दिया, वैल्यूज नहीं आई गाइस, यहाँ पास नाम दे दिया गया है
कि ये आया तो इसको यहाँ पास जब बेस डिवाइड होगा हाइपोटेनस से तो उसको कॉस कह देंगे, जब हाइपोटेनस बेस से डिवाइड होगा तो उसे सेक कह देंगे। ठीक है गाइस, ये हमने इसके फाइंड कर लिया है ना। अब इसके बाद यहाँ पास हम इसमें फाइंड करें, अब इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब हम इतने में अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, AC अपॉन AM का मल्टीप्लाई करते हैं। AC अपॉन BC हो गया अपॉन PM, है ना। अब यहाँ पास हम AC और PM का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, AC और PM का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा PM अपॉन AM बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। जस्ट अब यहाँ पास देखिए तो PM आपका परपेंडिकुलर है, AM आपका क्या है, बेस है। ठीक है, BC आपका परपेंडिकुलर है, AC आपका बेस है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया P अपॉन B, यानी कि ये आपकी केस। अब ये जो रेशियो है इसको हमने नाम दे दिया tan, मतलब इसको मैथ्स में नाम दिया गया tan। और जब हम BC और AM का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा AM अपॉन PM। ठीक है गाइस, जो कि अगर आप देखें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। हम ये समझते हैं ना कि tan का कॉट जो है 10 tan की वैल्यू का अपोजिट होता है, तो क्यों होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है गाइस, ये हो जाता है B अपॉन P। जस्ट क्या है, बेस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। ठीक है गाइस, इसको आप कह दिए कॉट, है ना। सेक की कॉस और सेक में भी ऐसे हुआ, बेस ऊपर चल गया, बेस नीचे चल गया, हाइपोटेनस ऊपर आ गया, सेक हो गया। ठीक है, ये आ गई tan और कॉट की वैल्यू। अब ये बीच का अब मैं बताता हूँ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम इतने पार्ट को लेते हैं, कितने पार्ट को, अब हम लेते हैं AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू BC अपॉन PM लेते हैं। अब यहाँ पर हम AB और PM का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है PM अपॉन AP इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर यहाँ पर तो है ना, आपका क्या हो जाएगा PM अपॉन AP इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन AB। अब यहाँ पास आप देखें PM आपका परपेंडिकुलर है, AP आपका हाइपोटेन्यूअस है, BC आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है गाइस, BC आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, AB आपका हाइपोटेन्यूअस है ना, हाइपोटेन्यूअस है। AP भी आपका हाइपोटेन्यूअस है, AB भी आपका हाइपोटेन्यूअस है, BC भी परपेंडिकुलर है, PM भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हो गया P अपॉन H, जिसको हमने नाम दे दिया इस मैथ्स में साइन। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर BC का और AP का मल्टीप्लाई करें AB और PM की जगह पे, तो इसकी जस्ट वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन BC बराबर हो जाएगा आपका AP अपॉन PM। जस्ट आप देख सकते हैं, जस्ट है परपेंडिकुलर नीचे आ गया, हाइपोटेन्यूस ऊपर चलेंगे, देख सकते हैं आप। AB आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, BC आपका परपेंडिकुलर हो गया, AP आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, PM आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये हो गया H अपॉन P, जिसको नाम दे दिया कोसेक। सिंपल है गाइस, ये आपका होगा कोसेक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होती क्यों है, हम उसे पढ़ते क्यों है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है उनकी वैल्यूज कैसे आई है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरीके से हम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।